नमस्कार साथियों, मैं विवेकानंद झा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को, और साथ ही साथ हमारे एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। ये परीक्षा सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है इससे अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं CDP में पढ़े होंगे कि विद्यार्थी फेल मतलब व्यवस्था फेल, कहीं ना कहीं हम में कमी है। खैर, मेहनत अच्छे से कीजिए। और आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए आया हूं काफी इंपोर्टेंट वीडियो है। निश्चित तौर पर सीटेट के एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में कि EVS का एक इंपोर्टेंट थीम है क्या? जल। आप थीम से याद आया कि पर्यावरण में कितने थीम पढ़ने हैं, तो 6 थीम, कुल 6 थीम को आपको पढ़ना है, जिसमें से चौथा थीम है आपका जल। जल को हमें आज पढ़ना है और जल से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए, कुछ पूछे गए क्वेश्चंस हैं और कुछ संभावित प्रश्न हैं, इन सबों को हमें आपको पढ़ाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है, और इसी आकांक्षा में मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं। चलिए बिना समय जाया किए हुए हम एक चीज यहां मैं बताना भूल गया, 6 थीम है और 4 उपथीम है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि पर्यावरण में उपथीम कितने हैं तो 4 हैं, और ये चारों उपथीम किस चीज के हैं? तो परिवार और मित्र एक चैप्टर है, पहला आप पढ़े होंगे, उसी चैप्टर का 4 उपथीम है। बाकी 5 थीम है, 6 थीम है और 4 उपथीम है जिसे मुझे पढ़ना है। तो आज मैं लाया हूं इंपोर्टेंट चैप्टर, कौन सा? तो जल चैप्टर को। जल काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें जानते हैं आप, मैं समय जाया नहीं करूंगा। मैं ये बता दूं, जल के संदर्भ में कुछ बातें तो मुझे बतानी है। पहले मैं जल के वितरण के बारे में आपको समझा दूं। सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन को ना लेकर, तब तक आप लोग क्वेश्चन को देखिए। और क्वेश्चन को क्यों देखिएगा, तो मेरे लेक्चर को कौन देखेगा। मैं चर्चा करता हूं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। जल का थीम क्या होता है, सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, यानी H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। तो 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है जल में, तो 2:1 होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आ रहा है, या जल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है गलत है, ऐसे जब मोटिवेट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो इस टाइप की चीजें आती है, इसलिए मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। दूसरे उसके बाद मैं जल के वितरण के बारे में बता दूं कि आपकी पृथ्वी पर जो 100% जल उपस्थित है, आप जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर में जल उपस्थित है और 29% भाग पर में स्थल है, यानी कि 71% भाग पर में क्या है, जल है। इस 71% जल में क्या सारा जल हमारे लिए उपयोगी? नहीं। आप जानते हैं कि इसमें सारा जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो नहीं है, मैं बड़ा शॉर्टकट लेकर के चल रहा हूं। तो कितना जल उपयोगी है, तो इस 71 का 97% भाग महासागरों में है। कहां है? महासागरों में। महासागरों में है तो जाहिर सी बात है कि खारा जल होगा। खारा जल, खारा जल यानी लवणीय जल, तो नमक मिला हुआ जल होगा, जो क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं है। शेष कितना परसेंट बच गया? 3%। इस 3% के वितरण की मैं अगर चर्चा करता हूं तो इसमें 2% ध्रुवों पर बर्फ के रूप में आपको मिलता है। आप जानते हैं कि अगर ये पृथ्वी का कंस्ट्रक्शन है तो बीच से विषुवत रेखा जा रही है, यहां और यहां उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। यहां जो जल जमाव है वो बर्फ के रूप में है। बर्फ के रूप में अगर ये पिघल जाए तो पृथ्वी पर कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं बचेगा जहां कि हम आप रह सकते हैं। तो जब थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पिघलता है तो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने लगती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 50 सालों में तटीय शहर जो है, महानगर सब जो है, वो समुद्रों में कुछ अंश समा जाएंगे। क्यों ऐसा क्या हो रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से का बर्फ, दोनों ध्रुवों का बर्फ जो है वो पिघल रहा है तो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। खैर, तो आपने देखा कि 97% महासागरों में निहित है, 2% कहां चला गया? बर्फ के रूप में। अब शेष 1% जो आपके पास बचता है, ये शेष 1% ही मीठे जल के स्रोत के रूप में पृथ्वी पर झरना हो, तालाब हो, नदी हो, या भौम जल स्तर के रूप में
हमको प्राप्त होता है। दैट्स क्लियर। उसके बाद अगला चीज आता है, इसको समझने के बाद जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सी पर। जल का घनत्व सर्वाधिक कहां होता है? 4 डिग्री सी पर। जल जितना हमारे लिए उपयोगी है उतना पेड़ पौधे के लिए भी उपयोगी है। ठीक, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में धरती से खनिज लवण जब अवशोषित करते हैं तो उसके साथ जल का भी अवशोषण होता है। जाइलम ऊतक के द्वारा जल को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए भी जल उपयोगी, हम आपके लिए भी जल उपयोगी, पशु पक्षियों के लिए भी जल उपयोगी। यानी जल है तो जीवन है, जल है तो पृथ्वी है, नहीं है तो ये सब नहीं है। दैट्स क्लियर। तो अब इनके साथ बहुत सारी बातें हम क्वेश्चन में करेंगे। अगर पूरा जल चैप्टर मैं अभी पढ़ाने लगूं तो आपको मृत सागर के बारे में पढ़ाऊं, उसके बाद जल से जनित रोग क्या होते हैं, जल की पुनः पूर्ति, जल चक्र क्या होता है, सब कुछ मैं समझाऊंगा। लेकिन आप पहले क्वेश्चंस पर मैं अगर मैं बात करूंगा तो आपको भी लगेगा कि कुछ पढ़ा रहे हैं। अब भी पढ़ा तो मैं रहा ही हूं, ऐसा। चलिए आप जो भी सोचिए, मैं पढ़ा रहा हूं यार, पढ़ा रहा हूं ना, नहीं पढ़ा रहा, चलिए जो मर्जी आपकी। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्वेश्चन है आपके लिए कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? अब भाई जाहिर सी बात है कि जब नमकीन पानी होगा तो जल प्लस नमक होगा। क्या होगा? नमक। जल में क्या मिलेगा? नमक बढ़ेगा। नमक बढ़ेगा तो जल का घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ जाएगा तो कोई भी पदार्थ उसमें डूबेगा नहीं। जैसा आप मृत सागर को पढ़े होंगे, एनसीईआरटी के बुक को अगर पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि मृत सागर में कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। क्यों नहीं डूबती है? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक है। मैंने जहां तक पढ़ा है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। वहां क्या है? 300 ग्राम नमक है। तो इसका घनत्व इतना अधिक हो जाता है मृत सागर का कि कोई भी वस्तु डूबती नहीं, लेकिन जिंदा भी नहीं रह सकता है। उसको मृत सागर नाम इसलिए दिया गया है कि उसमें इतना नमक है कि कोई भी जलीय जीव हो या मानव ही गिरने जाए या कुछ भी जाए, उसका पानी मुंह में लेते ही मर जाता है। इतना नमकीन पानी है कि किसी उपयोग का नहीं, इसलिए कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन उसका घनत्व बढ़ जाने के कारण उसमें कोई डूबता भी नहीं है। तो ठीक वही कारण यहां आ जाता है। नींबू का घनाई नमकीन पानी से अधिक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। नींबू का घनत्व अधिक होगा, घनाई लिख दिया गया, घनत्व अधिक होगा तो वो डूब जाएगा। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है? ये भी नहीं होगा। ये होगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। बिल्कुल सही। नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए साधारण पानी में नींबू साधारण पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता रहता है। इसका ये 3 नंबर आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मैं समझाने की कोशिश किया हूं। अब जब भी देखिएगा कि मतलब याद रखिए सीधा कि साधारण पानी का घनत्व कम होता है लेकिन नमक के घुलने के कारण नमकीन जल का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक, उससे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान की होती है? अब यहां बात करें मैं तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर है जिसके मादा प्रजाति के काटने से होता है, क्योंकि उसके रक्त में यह पाया जाता है प्लाज्मोडियम, जो हमारे शरीर में वो छोड़ जाता है और शरीर में छोड़ गया तो हमारे आरबीसी को वो प्रभावित करता है। आरबीसी को प्रभावित करता है जिससे हम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कहता है कि रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? जब ब्लड टेस्ट आप देते हैं तो डॉक्टर किसका जांच करते हैं? तो रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं की? बिल्कुल नहीं। यकृत मतलब हो जाता है लीवर। लीवर आपका क्षतिग्रस्त नहीं होता है। इसमें रक्त में मच्छर के लार्वे
1 मिनट के लिए हम इसको मान भी लें, लेकिन उतना क्लियर नहीं है। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे बिल्कुल नहीं, और मच्छर के अंडे आपके शरीर में नहीं पैदा होते भाई, आपका शरीर मच्छर नहीं पैदा कर रहा है। क्या शरीर मच्छर पैदा कर रहा है? नहीं। तो अंडा रह करके क्या होगा हमारे शरीर में? यहां हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति के कारण डॉक्टर ये जान लेता है कि जितना मलेरिया परजीवी हमारे बॉडी में उपस्थित होता है उस हिसाब से मलेरिया का परसेंटेज ज्ञात किया जाता है। इतना परसेंट आपको मलेरिया हो गया, इतना परसेंट मलेरिया हो गया, और जो भी लैरियागो से रिलेटेड जो भी टैबलेट्स होते हैं उसके बाद डॉक्टर अपने हिसाब से समुचित चिकित्सा करते हैं। तो इसका आंसर हो गया, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति होगा जितना, उसके अनुसार से यह जांच किया जाएगा कि हमारे बॉडी में मलेरिया है या नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन कहता है, रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकीरी डालती है। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब फिटकीरी क्यों डालता है भाई? अगर फिटकीरी जल में हम डालते हैं, आप देखिएगा कि पानी टंकी में फिटकीरी डाला जाता है और जगह फिटकीरी डाल करके जल को हम शुद्ध कहते हैं। तो पानी को रंग रहित करने के लिए, भाई पानी तो पहले से रंग रहित है तो उसको रंग रहित क्या करेंगे? कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए बिल्कुल नहीं, फिटकीरी से कठोर जल मृदु जल नहीं होगा। पानी में उपस्थित रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए नहीं, कुछ अंशतः रोगाणु समाप्त होते हैं, 100% नहीं होंगे। अगर खनिज से संबंधित है, जैसे कि मान लेते हैं हम आर्सेनिक की अधिकता हो गई तो इटाई नामक रोग होगा, तो हम फिटकीरी लाख डाल लेंगे, आर्सेनिक को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने के लिए, अवसाद करके मतलब नीचे तली में वो फिटकीरी के कारण बैठ जाता है और ऊपर से शुद्ध जल आपको पीने के लिए मिलने लगता है। तो हल्के निलंबित कणों को अवसादित करने के लिए इसका आंसर क्या हो गया? रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकीरी डालती है, तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। दैट्स क्लियर? समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। आप देखे होंगे कि कहीं कहीं जाएंगे और आपके घरों में भी हो, ये मुझे नहीं पता, कि इतना बड़ा बक्सा होता है, उस बक्से में मछली घूमती रहती है और उसमें पानी होता है। कहीं कहीं हवा वाला पंप रखा जाता है उसमें। किसके लिए रखा जाता है हवा वाला पंप? तो हवा वाला पंप रखने का है पानी को साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं, जलीय पौधे को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल नहीं, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुला देने के लिए। जी हाँ, क्योंकि पानी में हवा की मात्रा जाएगी तो ऑक्सीजन घुलेगा, जिससे उसमें उपस्थित मछली या अन्य जीव जंतु जो भी हैं वो सांस के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। मछली घर की शोभा बढ़ाना तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 नंबर का जवाब आपके पास होना चाहिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। दैट्स क्लियर? अब समझ गए? इस क्वेश्चन को ब्रेन में ले लीजिए कि देखिए ये सब क्वेश्चन टू द पॉइंट है कि मछली वाला जो एक्वेरियम है, हवाला वाला पंप, उसमें क्यों रखा जाता है? तो उसमें रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने कई संदर्भित बातें कही है, हर एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन है बच्चों। तो इस ढंग से हम लोग लेंगे कि अगर इससे रिलेटेड भाषा बदल कर, देखिए सीटेट जो है वो लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का खेल है, इसलिए बहुत ज्यादा नर्वस माइंडेड नहीं होना है, बड़ा आसानी से एग्जाम दीजिए, सब निकलिएगा, एकदम चुटकी में निकलिएगा। क्वेश्चन को देखिए, बस इतना भर है। अब चलिए यहां देखते हैं, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को एकत्र ना होने देना, ठीक। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, ठीक, जिससे मच्छर नहीं हो। यदि कुछ जगहों पर पानी एकत्र हो जाता है तो मिट्टी के तेल का छिड़काव करें, ठीक। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने में जागरूकता पैदा करना, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में आप ये देखें कि जल जनित रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें चेचक जल जनित रोग नहीं है, मलेरिया है लेकिन चेचक नहीं है। इसमें डेंगू है पर आई फ्लू नहीं है जल जनित रोग। यहाँ टाइफाइड और हैजा, तो हैजा को तो हम कह सकते हैं जल जनित रोग, टाइफाइड को नहीं कहेंगे। तो कुल मिला के जो इसका जवाब होना है वो हो जाएगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये दोनों को जल जनित रोग कहा गया है। इसलिए डेंगू और
जापानी मस्तिष्क ज्वर। आप एक चीज और बता दें डेंगू के संदर्भ में हम आपको, कि डेंगू का मच्छर जो है सो साफ जल में फैलता है। कब फैलता है, कहाँ फैलता है, साफ जल में। और साफ जल में फैलने के साथ किस समय में काटता है, तो गोधूली बेरा में। न रात में काटेगा न दिन में काटेगा। ये कब काटता है, तो गोधूली बेरा, जब सुबह शाम के मिलन का टाइमिंग होता है, तो उस टाइमिंग में डेंगू के मच्छर प्रोग्रेस करते हैं और काटते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। हो ये कीड़े थोड़े डिस्टर्ब करते हैं, सॉरी आप लोगों से, कोई नहीं, आ जाते हैं पता नहीं लाइट में। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी। अब क्वेश्चन को आप लोग देख चुके हैं कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मछली मर जाती है भाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी मछली के तैरने योग्य नहीं है। बिल्कुल पानी है तो मछली तैरेगी, ये कैसे नहीं होगा, ये आंसर गलत है आपका। ऑक्सीजन रहित है, ऑक्सीजन रहित हो जाएगा तो जल नहीं बचेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि H2O, जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक जल बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ऑक्सीजन रहित नहीं हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, रहित और सहित। रहित मतलब होता है बिना और सहित मतलब होता है साथ। मैं विद्या रहित हूं यानी मैं मूर्ख हूं, मैं विद्या सहित हूं यानी कि विद्वान हूं। तो विद्वान तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता, पर थोड़ा बहुत जानता हूं। विद्वान बड़े बड़े लोग होते हैं, महापुरुष सब थे। मछली द्वारा पानी पीने योग्य नहीं है, इस कोई चर्चा ही नहीं है, पानी है तो पिएगा। ये पॉइंट्स टू दी नोटेड। मछली खनिज रहित हो जाता है जब जल को उबाला जाता है, वाष्पीकृत किया जाता है, तो क्या होता है, उसके खनिज समाप्त हो जाते हैं। और पोषण के लिए ना कि सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, मछलियों को खनिज भी चाहिए। तो खनिज समाप्त हो जाने के कारण वो क्या करते हैं, मछलियां मर जाती है। दैट क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब यहां आइए, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में सीखने में मदद करने से, स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने से। मैं सीधे तौर पर इन सारे पॉइंट्स को काटते हुए एक ये सही है, वह क्यों सही है मैं ये बता देता हूं आपको। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ एक संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में राजस्थान में की गई थी। कहां पर की गई थी, राजस्थान में। ठीक, ये पॉइंट्स को आप नोट करें। तरुण भारत संघ की स्थापना 1985 ईस्वी में राजस्थान में की गई थी। कहां पर की गई थी, राजस्थान में। जल पुरुष राजेंद्र सिंह का नाम आप सुने होंगे या पढ़े होंगे। राजेंद्र सिंह इसी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। राजेंद्र सिंह इसी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो क्या करते हैं कि पुराने झीलों को, तालाबों को, जहां भी जलाशय की संभावना है वहां उसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करके वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पुरानी झील पुनर्निर्मित करने से। अब तरुण भारत संघ से मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो गलत आप नहीं करेंगे। आप समझ चुके हैं कि तरुण भारत संघ की स्थापना कितने ईस्वी में हुई, 1985 ईस्वी में। कहां पर में है, तो राजस्थान में है। इससे कौन जुड़े हुए हैं, तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह। और ये इसका वर्क क्या है, तरुण भारत संघ स्वयंसेवी संस्था है। ये क्या वर्क करती है, तो वर्क करती है कि पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, तालाब, झील या जलाशय कोई भी चर्चा है, वर्षा जल के संग्रहण की चर्चा है, इस सब टाइप की कामों को ये करती है, जिससे कि जल संरक्षण हो सके। अब अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ें। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों के काटने के है।
तो मच्छरों के काटने से होता है। अब यहाँ देख लेते हैं, पहला हम डेंगू मच्छर के काटने से होता है, आप जानते हैं। मलेरिया होता है, जानते हैं। चिकनगुनिया भी होता है, जानते हैं। तो मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू और चिकनगुनिया, और मादा एनोफ्लिस के काटने से होता है, एनोफ्लिस के काटने से होता है मलेरिया। इसके लिए 1902 ईस्वी में आप पढ़े होंगे शायद, रोनाल्ड रॉस को इसी के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलेरिया के परजीवी की खोज करने के लिए 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अगला ऑप्शन पढ़ने की हमको जरूरत नहीं मिलती है निश्चित तौर पर। मैं इसमें मियादी बुखार गलत है, इसमें मलेरिया डेंगू हैजा गलत है, मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार फिर से इसमें आ गया। यानी ये जो समूह है आपका, एक नंबर का जो समूह है, आप याद रख लीजिएगा ब्रेन में, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए, मैं अभी अभी बताया वो क्वेश्चन आ गया। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दैट्स क्लियर। अभी अभी मैंने कहा कि रोनाल्ड रॉस को, किनको कहा था? रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में दिसंबर, एक्स्ट्रा आ गया, दिसंबर 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? तो मादा एनोफ्लिस में मलेरिया का परजीवी पाया जाता है, इसकी खोज के लिए उनको दिया गया था। तो आपके क्वेश्चन का जवाब तो मिल ही चुका है, रोनाल्ड रॉस। अब 2-3 और महापुरुष हमें मिल रहे हैं, उनकी भी जानकारी थोड़ी सी मैं देने की कोशिश करूं। चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है, जीवों के उत्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया। ग्रेगर मेंडल, इनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक, मटर के पौधों पर इन्होंने खोज की थी। कौन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल दिया है, जॉन बीच से गायब है यहाँ, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो अनुवांशिकी के पिता है, इन्होंने मटर के पौधों पर खोज करके बताया था दो स्पीसीज ऑफ, थोड़ी याद नहीं आ रहा है, जॉर्ज मिस्टल, यानी क्षेत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देखा जाए। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? भाई यहां रोग का लक्षण आपको जानना है कि कपकपी यानी तेज ठंड लग करके बुखार आया है, सिरदर्द भी है, और अंत में पसीना, जब बुखार उतरने लगता है तो पसीना आने के चक्र से गुजरता है। यानी ठंड लग करके तेज बुखार आती है, सिरदर्द होता है और अंत में पसीना छूट करके बुखार समाप्त होता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं आपके मलेरिया से संबंधित हैं। ये तीनों नहीं होगा, एक लाइन में काटिए इसको, मलेरिया से संबंधित है। तो यह रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है और मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने की चक्र से गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? तो मलेरिया से पीड़ित है। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर आप चलें। अब मृत सागर के बारे में मैंने शुरुआत में ही बताने की कोशिश की थी, मृत सागर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। नहीं, मैंने क्या कहा था कि 1 लीटर में 300 ग्राम क्या होता है? नमक। क्या घुला हुआ है? नमक। यानी 100 ग्राम में 700 प्लस 300, ठीक, 700 मिलीलीटर पानी तो 300 मिलीलीटर नमक घुला हुआ है। तो पहला तो खत्म हो गया, जहरीला नहीं होता है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज्यादा नमकीन है। दैट्स क्लियर। सबसे ज्यादा नमकीन है। दुनिया पर उपस्थित जितना भी जल स्रोत है, जितने भी महासागर हैं, सब में सबसे ज्यादा नमकीन कौन सा है? मृत सागर। तो ये सही ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तेज गति से आते, नहीं। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। भरसक मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चंस जितना मैंने कलेक्ट किया है और इससे रिलेटेड और भी आप चैप्टर को पढ़िएगा भाई मेरे। बहुत सारी बातें मैं क्वेश्चन को समझाते समझाते कह जाता हूं और बहुत कम चीजें आपसे
छूटेगी, लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या एकत्र हुए पानी से हो सकती है? तो रुके या एकत्र हुए पानी में मच्छर फैलेगा और मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया, क्योंकि पोलियो, निमोनिया, चेचक ये सारे विषाणु जनित रोग हैं जो मच्छरों के काटने से नहीं होंगे। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके हुए एकत्र पानी से हो सकता है? तो मलेरिया। दैट्स क्लियर। जिस क्वेश्चन में कम लेक्चर देने की जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत सारा लेक्चर दे चुका हूं, तभी से लगातार मैं लेक्चर ही दे रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि धरती पर औलवन जल की उपलब्धता कब? कुछ उपलब्ध औलवन जल निम्न में से किसके सर्वाधिक प्रतिशत कुछ औलवन जल की मात्रा है? कहते हैं कि धरती पर औलवन जल की उपलब्धता बहुत कम है। औलवनीय जल यानी कि मीठा जल, मैंने जब आपको समझाया था कि 71% भाग पर जल है, इसमें से 71% का 97% जो है वह लवणीय जल है। कौन सा जल है? लवणीय जल है। कौन सा जल है? लवणीय जल है। देखिएगा, 2% ग्लेशियर, 2% क्या है? ग्लेशियर, और 1% मीठा जल। मीठा जल कहाँ? नदी, तालाब, झील इत्यादि में। तो अब यहां औलवन जल यानी कि मीठे जल की उपलब्धता बहुत कम है। ठीक है भाई, 1% में ही है। अब कहता है कुछ उपलब्ध औलवन जल निम्न में से किसमें सर्वाधिक औलवन जल की मात्रा है? तो जलप्रपात नहीं होगा, सर्वाधिक नदियां नहीं होगा, झरने नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों तो आ गया 1% में। ये तीनों किसमें आ गया? 1% में। 2% क्या है? तो ग्लेशियर के रूप में। तो ग्लेशियर या हिम नदी अकेले 2% संभाले हुए मीठे जल को, ये तो अकेले 2% संभाले हुए, तो सबसे अधिक मात्रा किस में होगी? इसी में होगी, ग्लेशियर या हिम नदी में। चलिए भाई मेरे, अब समझ गए आप लोग इसका जवाब। तो अगले क्वेश्चन की ओर। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। दैट्स नोट, मच्छर तेल की परत में नहीं फंसते हैं। मिट्टी का तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। बिल्कुल सही जवाब। आपको कहा जाता है कि जहां पानी का जमावड़ा हो उस जगह पर मिट्टी का तेल का छिड़काव कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि पानी का परत, तेल का परत पानी के ऊपर बन जाता है। ऊपर बन गया तो नीचे ऑक्सीजन से संपर्क कट गया। ऑक्सीजन से संपर्क कटने के कारण क्या होता है? मच्छरों का प्रजनन नष्ट हो जाता है, उसका अंडा समाप्त हो जाता है, मच्छरों का वृद्धि नहीं होता है। इसीलिए इसका जवाब हो गया 2 नंबर। ये सब ऑप्शन होगा ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई नहीं, शर्म तो नहीं होती ना कमेंट करने में। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग देखते हैं, पता नहीं स्किप करके देखते हैं, कैसे देखते हैं। जब तक भाई मेरे पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कैसे होगा? क्वेश्चन को कैसे समझिएगा, या मैं क्या पढ़ा रहा हूं इसको कैसे समझिएगा? मैं काइंडली रिक्वेस्ट है यार, पूरा देखो करो, वीडियो देखिए, और थोड़ी सी हिचक नहीं होनी चाहिए कमेंट करने में। अगर हम आधा घंटा देख रहे हैं तो एक लाइन लिखने में क्या कोई प्रॉब्लम है? एक कमेंट कर दीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा कि इतने लोगों ने देखा। मैं और अधिक से अधिक कोशिश करूंगा कि वीडियो लेके आऊं। बिगिनर्स ऐसे ही होते हैं, मैं भी बिगिनर्स हूं यार। थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आप हमारा सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब में मैं बिगिनर्स हूं, ऐसा नहीं। मैं 11 साल से मेरा कोचिंग लगातार चल रहा है और लगातार बच्चे सबको हो रहे हैं। जिस दिन से सीटेट की शुरुआत हुई उस दिन से इस मैदान में मैं डटा हूं। सफलता का एक नया आयाम लिखता जा रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पर मैं नया हूं। थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट कीजिए प्लीज। और जहां लगे कि नहीं ये चीज और क्लियर करना है सर को, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसको बखूबी तुरंत का तुरंत क्लियर करूंगा। आई प्रॉमिस टू यू। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। सीढ़ीदार कुआं बावड़ी कहां बनाया जाता है? राजस्थान वगैरह में, जहां पानी की मात्रा कम है, जहां जल जमाव की अधिक आवश्यकता है, वहां खोद कर कुआं तो अपने यहां भी है, सीढ़ी लगाया जाता है। तो बावड़ी टाइप का है। वे जल भंडारण तथा संचारण की पारंपरिक व्यवस्था थी, जरूर थी, सही है।
प्राचीन समय में लोग ऐसे ही, ट्यूबवेल वगैरह तो था नहीं, हैंडपंप वगैरह था नहीं, तो जल इसी तरह एकत्रित करते थे और उससे अपना दैनिक आपूर्ति करते थे, जहां नदियों की व्यवस्था नहीं थी। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, यह भी होता था, सही बात है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, यह भी बिल्कुल सही है। जहां वर्षा होता था वहां तो जल के बहुत सारे स्रोत मिल जाते थे, नदियां खासतौर से मिल जाती थी, उसमें केवल संदूषित जल मिलता था, सब मरिए जाता, पीता क्या, केवल संदूषित जल मिलेगा, केवल दूषित जल मिलता तो कुछ पीने लायक था। आप क्या, आजकल तो पता नहीं हम लोग एक्वा, बिस्लरी क्या क्या पीते हैं, और भी घरों में भी आरओ लगा करके जैसे तैसे जल पीते हैं। अभी भी कुछ क्षेत्रों में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो अगर संदूषित जल ही मिलता तो जिंदा तो नहीं रहते लोग, सब विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मर जाते। इसलिए चौथा पॉइंट गलत है, ए, बी और सी तीनों पॉइंट सही होगा। किस ऑप्शन में देख रहे हैं आप? तो चलो भाई, 3 नंबर ऑप्शन में है ए, बी और सी, बिल्कुल सही जवाब इसका हो गया ए, बी और सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। देखिए यहां, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के द्वारा विविध सोच आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ठीक है, जल चक्र के 5 लाभ, ये नमूना नहीं हो सकता है, सीधा बच्चों के दिमाग में आएगा, जल चक्र को समझा देगा, लिख देगा। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? चलो थोड़ा सा थीम आया, लेकिन ये भी पूरा नमूना नहीं हो सकता है। जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए 1%, ये भी ठीक है, लेकिन चौथा पॉइंट देखा जाए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उससे नामित कीजिए, ये दैट्स इंपोर्टेंट। जब भी जल चक्र का आरेख बनाएगा तो वो लिखेगा धरती पर में पानी का स्रोत है, उससे सूरज की रोशनी में वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण करके ऊपर गया, वापस संघनित होकर बादल बना, बादल होकर फिर से वर्षा में आया, ये क्रिया लगातार चली, तो ये जल चक्र का सोपान हो गया। इसका आरेख बनाएगा, नामित करेगा, इसमें पूरी तौर से वो समझ जाएगा। तो वाष्पीकरण के विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो नमूना हो सकता है आपका 4 नंबर, कि जल चक्र का एक आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, सीटेट में एक चीज बड़ा बारीकी से आप देखिएगा मेरे भाई, बहुत अधिक सक्सेस कीजिएगा, कि देखिएगा कि सब सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन सा है, इस पर जब जिक्र कीजिएगा तो हर में लगेगा कि सब सही। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन को रोक करके मस्तिष्क को स्थिर करके पढ़िएगा तो बिल्कुल सही जवाब पर जाइएगा। हर एक में आपको सही जवाब, चिल्लाता हुआ आंसर मिलेगा। अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िए, हम तो लगातार तभी से चिल्ला ही रहे, बड़बड़ा ही रहे भाई, गला भी सूखता है। आप देखिए, हम सभी पुराने कुओं में सूख गए, हम सभी पुराने कुओं सूख गए, हमारे को देखते हैं जो अब कहते हैं बुजुर्ग, या अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं से में काफी पानी था। यानी कि कुएं जो अभी हैं, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है टाइपिंग में, तो कहने का मतलब भाव को समझिए कि जो अभी कुएं हैं वो सूख चुके हैं। अभी से जो पहले बुजुर्ग थे 20 से 25 साल पहले, 25 से 30 साल पहले, वो कहते थे इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने का संभावित कारणों को चुनिए। जिन झीलों में वर्षा का पानी एकत्रित होता था वहां नहीं है, नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब लगातार कोलतार सीमेंट से ढक गई है, एक पॉइंट हो सकता है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लगी हैं, ना ये होता है। भूमिगत जल को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर या चालित पंप लगाए गए, ये सही है। तो बी और डी अगर देखा जाए तो ए, बी, डी ये भी है, जल स्रोत नहीं है, वर्षा कम हो गया है। ए, बी और डी, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, क्लियर आंसर है। ये एक मतलब ये नहीं होगा कि कुएं के पानी का कोई उपयोग नहीं करता, हर घर में टोटियां लगी हैं, ये नहीं होगा। इससे दूषित हो सकता है, समाप्त नहीं होगा, जल सूखेगा नहीं, इसीलिए सी पॉइंट आपका गलत है। बाकी ए, बी और डी तीनों ठीक है, उसका सीरीज यहाँ 1 नंबर में आ जाता है, ये सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो आप देख रहे हैं, नदी भी जल स्रोत है, झरना भी जल स्रोत है, झील भी जल स्रोत है, पर्वत जल स्रोत नहीं है, तो ये सब में से अलग हो गया, सब में से भिन्न हो गया, तो इसको अलग कर दीजिए। इस क्वेश्चन पर ज्यादा जिक्र नहीं, समय भी हमने आपका काफी ले लिया है, तो गौर से देखिएगा।
थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। चलिए ठीक है, भूमिका निर्वाह करके अगर समाज में अपनी भूमिका का दायित्व करते हैं तो आप संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, ये भी सही है, वास्तविक संवाद होगा तो अभी सीख सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ये तो पर्यावरण का रामबाण है, पर्यावरण में कुछ भी सीखना हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, क्षेत्र भ्रमण, जिससे वास्तविक अनुभव बच्चों को प्राप्त होता है। तो ए, बी और सी तो हो ही चुका है। प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा नहीं, इसमें गृह कार्य का कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं है, तो ये नहीं होगा। ए, बी और सी 19 नंबर का जवाब हो गया। थोड़ा सा शब्द, एक क्वेश्चन और है भाई, देख लीजिए, पैशन से देख लीजिए, मन लग रहा होगा तो देखिएगा, और देखिएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, ये मेरा विश्वास है, बाकी आप जाने। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आप भूमिगत जल के क्षीणता का यानी कमी, क्षीणता मतलब क्या होता है? कमी। भूमिगत जल पृथ्वी के नीचे से जो हम जल निकालते हैं, लेयर अंदर की ओर जाता चला जा रहा है, तो इसकी कमी का मुख्य कारण क्या है? नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। चलो 1 मिनट, अभी हम काटेंगे नहीं, ठीक नहीं करेंगे, पहले पूरा पढ़ेंगे। वर्षा का कम होना, ये भी हो सकता है। वृक्षों का आवरण कम होना, चलिए ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आ गया आपका, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। दैट्स क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दिवाली में खूब सारा आनंद कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए।